अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो है उन बच्चों के लिए जो बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस कर रहे हैं अबाउट द नम्स। आपका नम्स 24 का पेपर जैसा कि कंडक्ट हुआ है तो वो काफ़ी मुश्किल आया था, हमारे लिए भी मुश्किल है क्योंकि मैंने पर्सनली पेपर को देखा है। कुछ MCQs ऐसे थे जो आपके आउट ऑफ सिलेबस थे या आपके आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थे या उनके ऑप्शंस मौजूद नहीं थे, तो वो आपके लिए एक मुश्किल साबित हुई। ठीक है, और मैक्सिमम अगर मैं देखूँ तो वो मैक्सिमम भी 20 MCQs होंगे, इससे ज़्यादा नहीं थे। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इन 20 MCQs के पीछे अपनी सारी ज़िंदगी की मेहनत जो आपने पिछले 4-5 महीने में अपनी मेहनत की है, आपने इतनी एकेडमी के अंदर तैयारी की है, आपने FLP दिए हैं, आपने इतनी प्रैक्टिस की है, आपने दिन रात जागा है और उसके बावजूद आप इस एग्ज़ाम को क्रैक ना कर पाएँ, तो अगर आप चाहते हैं तो आप पैनिक हो जाएं। ठीक है, और जो बच्चे चाहते हैं कि वो पैनिक ना हो, तो अब वो जो स्ट्रेटजी मैं आपको बताने लगी हूँ, कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊँगी, कुछ टिप्स बताऊँगी कि अगर आप पैनिक होते हैं या आपको MCQs नहीं आते तो आप किस तरह से टैकल कर सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, आपने जितनी अभी तक प्रिपरेशन कर लिया है, मोस्टली आपके अगर फ्रेशर बच्चे हैं तो उन्होंने भी 4 से 5 महीने तक पढ़ लिया है। ठीक है, आपने एटलीस्ट अपना एक दफ़ा सिलेबस ख़त्म कर लिया हुआ है, आपने एटलीस्ट 5-6 FLP सॉल्व कर लिए होंगे, आपने एक आध प्रैक्टिस बुक भी सॉल्व कर ली होगी। जो बच्चे किप्स जाते हैं उन्होंने किप्स की कर ली होगी, स्टेप वालों ने स्टेप की कर ली होगी, किसी और ने नियर पीयर की, वट एवर, आप जिस भी एकेडमी में जा रहे हैं आपने उनकी एटलीस्ट प्रैक्टिस बुक सॉल्व कर ली होगी, आपने उनके टेस्ट सॉल्व कर लिए होंगे, जो उनके प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं, दैन उनके क्वार्टरली टेस्ट होते हैं, दैन FLP होते हैं, तो आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस कर ली है। ठीक है, अब आपको पता है कि आपकी कौन सी मिस्टेक्स हैं, आपकी क्या वीकनेसेस हैं और आपकी क्या स्ट्रेंथ्स हैं। अब मैं एक बच्चे को देख के नहीं बता सकती कि इसको जेनेटिक्स का टॉपिक आता है या इसको एनीमिलिया का टॉपिक आता है, मैं या तो उसकी एवेल्यूएशन करूँगी और तब मुझे पता चलेगा, लेकिन एज अ होल यू नो कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता। अब क्या हुआ है कि आपके पास टाइम कम और मुकाबला सख्त है, आपके पास 5 दिन रह गए हैं और इन 5 दिनों को आपने किस तरह से यूटिलाइज़ करना है कि आप अपना एडमिशन कंफर्म कराएं और आप क्रैक कर सकें इस एग्ज़ाम को और अपने साथ डॉक्टर का टैग लगा सकें। अब फर्दर कैसे मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या करना है। एक तो मैं प्लान पहले एक वीडियो आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ कि आपने लास्ट 5 डेज़ में कौन सा प्लान फॉलो करना है, किस तरह से रिवीजन करनी है। तो जो बच्चे जिन्होंने रिवीजन कर ली है पहले 1-2 बार, उनको पता है उनकी वीकनेसेस क्या हैं, प्रैक्टिस क्या है, तो वो उस प्लान को टैकल कर सकते हैं, वो उस प्लान को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन वो बच्चे जिनको अभी तक ये नहीं पता कि उनकी वीकनेसेस क्या हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, तो आज ही आपने एक FLP उठाना है एंड आपने FLP को सॉल्व करना है। आपने पूरा टाइम लेना है, अपना प्रॉपर तरीके से FLP को सॉल्व करना है। आपने उसके अंदर से टॉपिक्स निकाल लेने हैं कि आपको बायो के अंदर कौन सा टॉपिक नहीं आता, आपको केमिस्ट्री में कौन सा टॉपिक नहीं आता, आपको फ़िज़िक्स में कौन से टॉपिक में मुश्किल हो रही थी सॉल्व करते हुए, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग, आपने सारे टॉपिक निकाल लेने हैं वो FLP सॉल्व करते हुए। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास आज का दिन गुजर गया, अब आपके पास बच गए हैं 4 दिन। अब आपने क्या करना है, आपने हर सब्जेक्ट को एक दिन दे देना है। आपने केमिस्ट्री को, बायो को, फिज़िक्स को एक दिन आपने लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश को दे देना है और आपने इस तरह से अपने 4 दिन को यूटिलाइज़ करना है। वो चीज़ें जो आपकी वीकनेसेस हैं आपने उनको अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करनी है, आपने उन पर फोकस करना है, उनको बार बार रिवाइज़ करना है, उनको लिख के देखना है, बार बार रिवाइज़ करना है और जो चीज़ें आपको आती हैं जस्ट उनको आपने गो थ्रू करना है, जस्ट उसकी हाईलाइटेड पॉइंट्स को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ना है और अपनी शॉर्ट लिस्टिंग को पढ़ना है। अब आपने ये काम करना है जिन बच्चों को अभी तक ये नहीं पता कि उनकी वीकनेसेस क्या हैं। एक सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर देना चाहती हूँ अलॉन्ग विद द टिप्स एंड ट्रिक्स। वो लास्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी कि अगर आपको एक MCQ बिल्कुल ही नहीं आता तो आपने किस तरह से अब उसको टैकल करना है। ठीक हो गया, तो जो बच्चे पैनिक कर जाएंगे उस टाइम के अंदर तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे और जो बच्चे उस पैनिक को ओवरकम कर जाएंगे, जो उसको ओवरकम कर जाएंगे तो वो सक्सीड हो जाएंगे और वो सीट ले जाएंगे। अब नम्स के अंदर भी देखें कि आपको लगा कि नम्स 24 का पेपर बहुत मुश्किल आया, लेकिन बच्चों के मार्क्स उसके अंदर हाईएस्ट भी आए हैं, तो वो वही बच्चे हैं जिन्होंने अपनी नर्व्स पर काबू पाया, उन्होंने वहाँ पैनिक नहीं हुए और उन्होंने कुछ करीब के आंसर को लगा दिया और वो उनका ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक हो गया, तो इस तरह से आपने ज़रूर कोशिश करनी है, आपने पैनिक नहीं होना।
दूसरी बात ये है कि आपने मोटिवेटेड रहना है, आपने ये सोचना है कि व्हाई यू स्टार्टेड, आपने स्टार्ट क्यों किया, किसने आपको कहा था डॉक्टर बनने को, आपकी खुद की ड्रीम है, पेरेंट्स की ड्रीम है, हाउ दे वुड फील जब आप डॉक्टर बन जाएंगे, तो आपने अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है। तो ये आपके पास 5 दिन बचे हैं, आप इसमें जो कर सकते हैं आपने वो करना है। आपने एक्सक्यूज़ेस नहीं दिखाने कि मैं बीमार हो गया हूँ, या मेरे घर में कोई मेहमान आ गए हैं, या मेरे से पढ़ा नहीं जा रहा, मैं पैनिक कर रहा हूँ, इस तरह की बातें आपने नहीं करनी। अब ये सारी बातें करने का टाइम आपके पास नहीं बचा, ठीक हो गया। अब मैं फ़र्दर आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ वो टिप्स एंड ट्रिक्स के जिसके ज़रिए से आप अपना आंसर जो है बहुत हद तक सही लगा सकते हैं, अगर आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं भी पता। क्योंकि आपका जो MD-CAT 2024 का पेपर होने जा रहा है, हर MD-CAT में ये होता ही होता है, हमारी बारी भी ये हुआ था, हमारे जूनियर्स में भी हुआ है, हर साल ये होता है कि आपके वो 4 से 5 MCQs ऐसे देते हैं जिनके ना तो कोई ऑप्शंस होते हैं, या वो स्टेटमेंट ऐसी एम्बिगुअस सी होती है कि 2-3 ऑप्शन लग रहे होते हैं, या आपका करेक्ट ऑप्शन उसके आंसर में मौजूद नहीं होता। तो वो होते हैं जस्ट बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, बच्चे को पैनिक करने के लिए। तो आपने उन MCQs को देख के अपने बाकी के जो 194 मार्क्स हैं उनको गंवाना नहीं है, ठीक है। आपने पैनिक नहीं करना और आपने उनको आराम से टैकल करना है। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आपने वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो सपोज़ आपका कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसके अंदर आपका एक 0 ऑप्शन है, एक 10 ऑप्शन है, एक 20 ऑप्शन है एंड एक 1000 ऑप्शन है। तो ये बहुत ही मिनिमम है, ये बहुत ही एक्सट्रीम है, और 2 मिलते मिलते ऑप्शन हैं। तो आपका बहुत एक्सट्रीम और आपका बहुत मिनिमम ऑप्शन कभी भी करेक्ट नहीं होते। जो अब तक देखा गया है वो यही देखा गया है कि 2 करीब करीब के ऑप्शन में से कोई एक हो सकता है। तो जब आपने 2 ऑप्शंस को पहले ही निगेट कर दिया, तो अब आपके पास 50% चांस है कि आपका MCQs ठीक हो सकता है। तो अब आपकी किस्मत है, आप ये लगाएं या ये लगाएं, तो वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन आपने ये ज़रूर देख लेना है अगर आपको बिल्कुल ही सॉल्व नहीं हो रहा। फर्दर आपके पास आ जाता है जी आपके फ़िज़िक्स के MCQs में कई बार ये ऑप्शन होते हैं, 0 होता है, कांस्टेंट होता है और ये मैक्सिमम होता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर बहुत हद तक देखा गया है, अबाउट 70% तक, कि आपका 0 वाला आंसर जो है मोस्टली करेक्ट होता है। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा तो आपने रिलाई करना है 0 वाले ऑप्शन पर, तो हो सकता है कि आपका 0 का ऑप्शन ठीक हो जाए। थर्ड जो टिप है आपके लिए वो ये है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन जिसका ऑप्शन जो है बहुत लेंथी स्टेटमेंट है, जिसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया गया है, तो वो ही हमेशा करेक्ट होती है। आपकी लेंथी स्टेटमेंट जो ऑप्शन में होती है दैट इज़ ऑलवेज़ करेक्ट। तो आपने ज़रूर लेंथी ऑप्शन की तरफ जाना है। फर्दर देखें जी, आपका है ऑल ऑफ दीज एंड नन ऑफ दीज। तो आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में देखा गया है कि 95% तक आपका ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता है, और बिल्कुल 5% तक आपका नन ऑफ दीज का होता है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं आता और उसके अंदर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन मौजूद है, तो आपने मैक्सिमम चांसेस है कि ऑल ऑफ दीज करेक्ट होगा, तो आपने उसकी तरफ जाना है। और आपका कोई क्वेश्चन जिसके अंदर नन ऑफ दीज का ऑप्शन मौजूद है, तो आप उसको पहले ही निगेट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मिनिमम चांसेस हैं कि आपका नन ऑफ दीज का ऑप्शन करेक्ट हो। ये पिछले एग्जाम्स की रिपोर्ट से देखा गया है, ये मैं खुद से नहीं बता रही, आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ। अगर आपको बिल्कुल ही कुछ नहीं आ रहा एग्ज़ाम में, तो आप इस तरह से तुक्का लगा सकते हैं। फर्दर आपके पास आ जाता है सेम वैल्यूज़ का ऑप्शन। तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसे है जिसके अंदर आपके पास लिखा हुआ है ऑल का ऑप्शन आपके पास, ठीक है, कोई भी समथिंग एल्स है, आपके पास कोई और वैल्यू है, जैसे कि आपके पास ले लेते हैं 70 है, आपके पास 70 वॉट लिखा हुआ है, आपके पास नन ऑफ दीज लिखा है। तो नन का ऑप्शन तो मैंने आपको बोला 5% तक करेक्ट होता है, तो इसको तो आपने पहले ही निकाल देना है। और फिर आपका कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो 70 है, एक 100 है वॉट और एक -100 वॉट है, तो आपने ये 70 वाले को भी अंदर से निकाल देना है, ठीक है। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। अब जो आपके 2 सिमिलर ऑप्शन है ना, या तो 100 वॉट या तो -100 वॉट, अब इन दोनों में से कोई भी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। तो आपने चांस लेना है इन दोनों में से किसी एक को मार्क करने का, सपोज करके, ताकि आपका ऑप्शन जो है बहुत हद तक ठीक हो सके। अब आपका 50% चांस है कि आपका ऑप्शन ठीक हो जाए। आप ये लगाते हैं तो क्या बताइए ऑप्शन ठीक हो और आपका तुक्का लग जाए। तो आपने ज़रूर इस बात को फोकस करना है। फर्दर हमारे पास लास्ट जो है कि बच्चे जो है जब स्टेटमेंट पढ़ रहे होते हैं तो उनकी 6 सेंस काम करती है और वो जल्दी से क्लिक करती है A B C D।
आपकी किसी भी एक ऑप्शन बी पे क्लिक करेगी, लेकिन फिर जब आप उसको पढ़ने लगते हैं, रीड करते हैं, बार बार पढ़ते हैं, तो आप उसको कहते हैं कि नहीं यार ये बी नहीं है तो ए हो सकता है, मुझे अब ए लग रहा है। तो आपने इस तरह से पैनिक नहीं करना। आपने जो सिक्स सेंस ने आपको बोला था, जो आपका पहला क्लिक था, जो पहला ऑप्शन था, आपने हमेशा उसी को मार्क करना है। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ था मेरे पेपर के अंदर कि मेरा वो कैब का MCQ था और मैंने सोचा, पहले जो फर्स्ट क्लिक में सोचा मैंने तो वो ऑप्शन ठीक था, और उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने कहा लास्ट में देखूंगी, और जब मैं लास्ट में देखा तो मैंने कोई और ऑप्शन मार्क कर दिया था और मेरा वो MCQs गलत हो गया था। तो इस तरह की आपने कभी भी गलती नहीं करनी, आपने मोटिवेटेड रहना है। लास्ट के अंदर मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी, वो यही है कि आपने जितनी ज़्यादा रिवीजन हो सकती है अब अपनी रिवीजन करनी है, अपने वीक पॉइंट्स को बार बार पढ़ना है, आपने अपने एक्सक्यूज़ेस नहीं करने, एंड आपने जस्ट पढ़ाई करनी है और लास्ट में आपने दुआ करनी है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।